नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिमरन एजुकेशन हब में। तो आज मैं आपके साथ अपनी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सेमिनार फ़ाइल शेयर करूंगी। सेशनल फ़ाइल की वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अभी मैं आपके साथ सेमिनार फ़ाइल के बारे में जो है वो अपने सारे टॉपिक्स वगैरह शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ाइल में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारी सेमिनार और सेशनल की एक ही फ़ाइल बनती है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसमें ना एक कॉमन ही सर्टिफिकेट बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं तो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट करके लगाइएगा। ठीक है, तो फाइल में सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट बनाना होता है इस तरह से कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, नाम अपना, बीएड कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा सेशन है, कॉलेज का नाम कि इसने अपना सेशनल और सेमिनार वर्क जो है वो कंप्लीट किया है, नीचे प्रिंसिपल के साइन। चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा के भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमें इंडेक्स लगाना होता है। इंडेक्स जो है वो इस तरह से, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ किस तरह से आपको इंडेक्स बनाना है। हर सब्जेक्ट का पहले आपको यानी कि कोर्स का पहले नाम लिखो, फिर उसके बाद उसी का सेमिनार टॉपिक, उसी का ही सेशनल टॉपिक, इस तरह से आप इंडेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आप कोर्स बाय कोर्स, हर कोर्स का सेमिनार जो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कोर्स को 201 जिसका नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो इसका सेमिनार टॉपिक जो मैंने चूज़ किया था वो था द सोक्रेटिक पीडागोजी, बिहेवियरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी हम जब भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसको हमेशा इंट्रोडक्शन की हेडिंग के साथ शुरू करना होता है। चाहे फिर हम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो बीएड में या फिर हम कोई सेमिनार टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ उसको स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है कि सोक्रेटिक जो फिलॉसफी के बारे में लिखा है कि सोक्रेटिक मेथड जो है वो सबसे पहले किन्होंने दिया था, सोक्रेट्स ने दिया था, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, और इनका मेथड जो है वो आज के टाइम पे भी ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके मेथड में क्या था कि इट इन्वॉल्व्स अ शेयर्ड डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। लाइक टीचर जो था वो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछता था स्टूडेंट से, एंड स्टूडेंट्स जो है वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सोचने वाले क्वेश्चंस जो वो टीचर इसमें पूछता था। तो बच्चा जो वो सोच में पड़ जाता है, एंड देन फिर बच्चा जो है वो अपने थॉट्स या जो भी उसका थॉट प्रोसेसिंग से जो भी उसका आंसर निकलता है, फिर वो अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्कशन बैक एंड फोर्थ होती जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड या सोक्रेटिक पीडागोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स जैसे मैंने लिखी हुई है कि अ प्रोफेसर माइट पिक अ स्टूडेंट एट रैंडम एंड क्वेश्चन देम फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। कोई भी प्रोफेसर जो रैंडमली किसी बच्चे को पूछ ले, उठाए और देन उसको पूछे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एंड देन ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि बच्चा सोच में पड़ जाए, फिर बच्चा उसी क्वेश्चन पे सोचे एंड देन वो आंसर करे। ठीक है, तो ये सारा मेथड्स आते हैं हमारे इसके अंदर, और इसलिए ये जो मेथड है वो आज के टाइम पर भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करवाने में मदद करता है। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अटेंटिव और प्रिपेयर्ड बना देता है। ठीक है, आगे है टिप्स फॉर यूजिंग सोक्रेटिक मेथड। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप यहीं से भी उतार के अपनी फाइल पे जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है बिहेवियरिज्म के बारे में कि बिहेवियरिज्म को हम बिहेवियरल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अब जैसे बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है वो वॉटसन ने दी थी 1913 में। अब इस थ्योरी को जो है वॉटसन ने वो पावलव की जो इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो पावलव जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लाइक डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि ये क्या करते थे कि जब भी डॉग को ना फूड प्रेजेंट करना होता था तो उससे पहले ये बेल रिंग कर देते थे। बेल रिंग कर देते थे तो डॉग को फूड मिल जाता था। हर टाइम बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक ये यही प्रोसेस करते रहे कि पहले बेल रिंग करेंगे देन फूड प्रेजेंट करेंगे, बेल रिंग करेंगे देन फूड प्रेजेंट करेंगे। तो अब डॉग को ना एक उसकी माइंड में ना एक
हैबिट डेवलप हो गई कि जब भी कभी बेल रिंग करेगी ना तो मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। तो अब जब बहुत दिनों बाद सेम प्रोसेस जब बहुत दिनों तक ये रिपीट करते रहे, उसके बाद जब भी इन्होंने बेल रिंग की ना तो डॉग जो है वो सलाइवेट करना शुरू कर गया, मतलब उसका सलाइवा निकलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था, वो हैबिचुअल हो गया था उस चीज़ के लिए, मतलब उसका ऐसा बिहेवियर डेवलप हो गया था कि जब भी कभी बेल रिंग होगी तो मुझे फूड प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब जब भी बेल रिंग हुई ना तो उसको ऑटोमेटिकली उसका सलाइवा निकलना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अभी क्या होगा, अभी फूड प्रेजेंट होगा। तो बस इसी से ये उन्होंने कंक्लूड किया कि मतलब ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, वो कंडीशनड हो जाता है उसके लिए, जैसा आप उसके साथ मतलब बिहेवियर जैसा भी हम उसके सामने प्रेजेंट करेंगे उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है। हैंस पावलोव बिलीव्ड दैट ह्यूमंस कुड ऑल्सो बी कंडीशन टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि जैसा उसको स्टिमुलस मिलेगा ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे फिर वो एक डॉग है या फिर वो एक ह्यूमन बींग है, तभी पावलोव ने ये कंक्लूड किया कि अगर हम ह्यूमन बींग्स को भी अगर हम सिमिलर एक जैसा स्टिमुलस देते हैं तो वो उसकी भी सेम कंडीशनिंग होगी, मतलब उसका भी सेम रिस्पॉन्स आएगा जिस हिसाब से हम उसको स्टिमुलस देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो मेंशन करा हुआ आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी अप्रोच है टू लर्निंग दैट हेल्प्स दैट पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ओन नॉलेज एंड दैट रियलिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर, कि लर्नर के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली ही रियलिटी जो है वो डिटरमाइन होती है, ठीक है ना। तो ये बात सही है बिल्कुल। द लर्निंग थ्योरी ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म इवॉल्व्ड फ्रॉम द एक्सटेंसिव थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज हाउ थिंकिंग एंड नॉलेज डेवलप विद एज बाय जीन पियागेट एंड वाइगोत्स्की, ठीक है। तो अब ये जो लर्निंग थ्योरी जो है, ठीक है, इनके द्वारा जीन पियागेट के द्वारा और वाइगोत्स्की के द्वारा इनकी जो स्टडी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं एक साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म की, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पियागेट की थ्योरी के बारे में लिखा है, ठीक है, वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद लिख लिए टूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कि लाइक कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ई लर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप यहाँ से भी अगर आपका सेम टॉपिक है तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप भी जब भी कोई भी मतलब कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो आप भी उसमें एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट में मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया हुआ है सोक्रेटिक पेडागोजी के साथ ही, थोड़ी 2-3 लाइनें लिख के आगे इसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोर्स कोड है 202, दैट इज टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, दैट इज TLE, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मेरा सेमिनार टॉपिक रहा रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, टीचर्स का और पेरेंट्स का क्या रोल होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। सबसे पहले तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज़ मेंशन करी है, ठीक है, कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि हमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई पनिशमेंट मिल रही है, उसके बाद में जो हमारा बिहेवियर डेवलप होता है ना उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि जैसे हमें एक्सटर्नल मतलब जैसे भी हमें जिस तरह का भी हमें एक्सटर्नली मोटिवेट किया जा रहा है हम वैसे ही मोटिवेट होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे मान लो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, अगर सपोज हमने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी हम यही ट्राई करेंगे कि हाँ अगर मैं ये काम अच्छा करूँगा ना तो मुझे फिर से रिवॉर्ड मिलेगा। तो मतलब एक रिवॉर्ड के मतलब आप लालच कह लो या एक रिवॉर्ड के उसके अंदर, ठीक है, रिवॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो इसलिए मुझे काम अच्छा करना है, ठीक है। तो यही है एग्जाम्पल में, देखो मैंने नीचे लिखा भी है डूइंग स्कूल वर्क, स्कूल का काम करना क्यों, ताकि गुड अच्छा ग्रेड मिले। टॉपिक फिर कंपीटिंग फॉर ट्रॉफी प्राइज सच एज इन अ स्पोर्ट्स इवेंट, किसी ट्रॉफी के लिए कंपीट करना, कंपीट आप क्यों कर रहे हो, ताकि मुझे ट्रॉफी मिले, ठीक है। तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो वैसा ही आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर से जब आप मोटिवेट हो जाते हो। नेक्स्ट है इसी में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में उन्होंने पूछा कि टीचर्स का और पेरेंट्स का क्या रोल है, तो टीचर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो क्योंकि इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर दैट इज़ ओपन एंड पॉजिटिव,
मोटिव, टीचर्स एंथुसियाज्म, ठीक है। तो अब इस तरह से आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। अब उस टाइम जब हमारा ये सेमिनार्स प्रेजेंट हुए थे तो उस टाइम कोविड था, तो इसलिए हमारे ऑनलाइन सेमिनार्स हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ पेस्ट की हुई है। ये गूगल मीट पे मैं प्रेजेंट कर रही थी सेमिनार टीचर के सामने, और उसका स्क्रीनशॉट हमने लगाना था, तो इस तरह से मैंने लगाया। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में क्लास के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा कि टीचर्स का क्या रोल है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू फाइंड पर्सनल मीनिंग एंड वैल्यू, ठीक है, रेलेवेंस ऑफ व्हाट इज़ बीइंग टॉट, ठीक है, होल्डिंग ऑफ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अवॉइड क्रिएटिंग इंटेंस कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब उनको गाइड करना एक तरह से, वो टीचर्स का ये काम आ जाता है कि उनको टीचर्स ये बताएंगे कि हाँ इस चीज़ की ये रेलेवेंस है, इस चीज़ का ये इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा है, ठीक है। हमें कंपटीशन से, हमें इंटेंस कंपटीशन जो है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए आपस में, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको गाइड करने में टीचर्स का बहुत रोल होता है। नेक्स्ट आ जाएगा रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का क्या रोल है, ठीक है। अब बच्चा जो वो ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है, ठीक है। तो अब उनका क्या रोल कि भाई पेरेंट्स उस तरह का होम इन्वायरमेंट किस तरह का बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। एंड गिव क्लियर डायरेक्शंस, एकदम क्लियर डायरेक्शंस बच्चे को प्रोवाइड करना, ठीक है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप करना या अपने चाइल्ड की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना, स्कूल वर्क को स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ रिलेट करना, हमेशा वो उस काम के लिए बच्चे को मोटिवेट करना जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में होगा तो बच्चा उसके अंदर उसमें उसका 100% ही परफॉर्मेंस होगा। अगर कोई बच्चे को इस इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती करने को बोल रहे हैं, तो आप मतलब ये ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो कि बच्चे की उस चीज़ में, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप ज़बरदस्ती करते हो तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारा जो ये रोल आ जाएगा पेरेंट्स का और टीचर्स का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। लास्ट में टॉपिक को कंक्लूड कर दिया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में 2-4 लाइनें लिख कर। अगला कोर्स है कोर्स कोड 203, दैट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, दैट इज़ ईटी एंड आईसीटी। इसमें सेमिनार का टॉपिक मेरा रहा सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सिस्टम अप्रोच के बारे में लिखा है, ठीक है। देन मीनिंग लिखा है कि लाइक सिस्टम वर्ड जो है वो सिस्टमा वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, बहुत सारी इंटर रिलेटेड चीज़ों का सेट, ठीक है। सिस्टम अप्रोच जो है वो एक तरह से क्या है, एक लिंक है किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बीच में। इसको मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एलिमेंट्स क्या है सिस्टम अप्रोच के, 4 एलिमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड एनालिसिस एंड फीडबैक। इनपुट है कि लाइक हम क्या इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, हम किस तरह से टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो हमारा इनपुट आ जाएगा, हमने क्या इनपुट डाला। उसके बाद प्रोसेस, बच्चे ने उसमें से मतलब बच्चे का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, बच्चे ने क्या सीखा उसके अंदर। या फिर प्रोसेस में हमारे पास आ जाएगा कि उस इनपुट को डालने के लिए हमने क्या क्या करा, लाइक हमने फील्ड वर्क कराया, लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल्स करवाए, ठीक है, वो सारा प्रोसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आउटपुट, कि हमें मतलब आउटपुट में आ जाएगी बच्चे की, हमने बच्चे को हमें इनपुट जो वो बच्चे में डाला, तो अब बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही वो आउटपुट में आ जाएगा। उस परफॉर्मेंस को फिर एनालाइज करना, उसका फीडबैक लेना, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा एनालिसिस एंड फीडबैक में। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एनालाइज करना, देन उसका सॉल्यूशन निकालना, देन उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं सिस्टम अप्रोच के। लास्ट में टॉपिक को कंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 204, दैट इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें सेमिनार का टॉपिक है जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के टीच करने के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दी है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, जनरल कौन से होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक्सप्लेन करा है कि लाइक जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये 4 प्रकार के हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग यानी सुनना,
ठीक है। तो अब कैसे सुन के हम कैसे सीखेंगे इंग्लिश को, ठीक है। लिसन टू इंग्लिश साउंड्स को जो है वो अच्छे से सुनो, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़ आप सुन सकते हो, ठीक है, या कोई भी इंग्लिश वेब सीरीज़ सुन सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी इंग्लिश म्यूज़िक सुन सकते हो आप, जिसके क्या होगी आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज़ हो, ठीक है। आपको लिसनिंग स्किल्स अपने एनहांस करने हैं, तो आप इंग्लिश को लिसन करोगे एंड देन ही आपके इंग्लिश स्किल्स जो है वो लिसनिंग स्किल्स जो है वो एनहांस होंगे, ठीक है। तो अगेन सेम टॉपिक को मैंने सेमिनार को प्रेजेंट करते हुए यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि पर्टिकुलर प्रॉपरली आप साउंड्स को क्या रिकॉग्नाइज करो कि आखिर में सेंटेंस को कैसे बोला जा रहा है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है स्पीकिंग, यानी बोलना, ठीक है। बोलोगे कैसे, आप हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स को ही प्रोनाउंस करो, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करो, जहाँ पे पॉज है वहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे पॉज करो, ठीक है, इस तरह से, ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो एनहेंस हो जाए। नेक्स्ट है रीडिंग, ठीक है। रीड करो इंग्लिश लेटर्स को, ठीक है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रीड करो। आप न्यूज़पेपर्स को भी रीड कर सकते हो, जिसके कारण आपके रीडिंग स्किल्स जो है वो एनहांस हो। स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग स्किल्स जितना आप लिखोगे उसी से आपके राइटिंग स्किल्स एनहांस होंगे, ठीक है। कंपोजिशन लिखो, ठीक है, कोई भी प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करो, ठीक है। इंग्लिश लेटर्स, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को करेक्टली राइट डाउन करो, ठीक है। तो ये सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। अगला है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो कहते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड स्किल्स, ठीक है। सबसे पहले है रिमेंबरिंग, ठीक है। अच्छे से जो भी आपने किया उसको अच्छे से क्या करना, रिमेंबर करना, ठीक है, याद रखना उसको। टू स्टेट द इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स इन द स्टोरी, पूरी आप कोई भी स्टोरी रीड कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे उसको रिमेंबर करके रखो। अंडरस्टैंड, अच्छे से समझो उसको, स्टोरी को पूरा उसकी समरी, उसका कॉन्सेप्ट समझो। अप्लाई करो, देन उसको अप्लाई कैसे करोगे, आपने एक बार समझ ली, उसके बाद उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स निकालो, ठीक है। देन स्किल्स, बूस्ट अप द इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करो, स्टोरी जो है वो उसको डिस्कस करो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स को और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग इंग्लिश। लास्ट में टॉपिक को कंक्लूजन की हेडिंग के साथ ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है कोर्स कोड 205, जिसका नाम है टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सबका, तो मैंने बायोलॉजिकल साइंस चूज़ करा था, ठीक है। अब इसमें मेरा सेमिनार टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इट्स फंक्शन, पार्ट्स ऑफ प्लांट और उसके फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी प्लांट के बारे में बेसिक लिखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस करना है, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ठीक है। अब जैसे रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस है, लाइक एंकरिंग, प्लांट्स को जो है वो क्या करके रखती हैं, पूरा सॉइल के साथ बाइंड अप करके रखती हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, रूट्स जो है वो क्या करती हैं, जितने भी सॉइल में हमारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, फूड को स्टोर करने में मदद करती हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर को, मिनरल्स को प्लांट की पूरी बॉडी में, लाइक लीव्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेम, लाइक स्टेम का क्या रोल है कि स्टेम जो है उसी के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स उसके ऊपर ही अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लीव्स को हम जैसे किचन ऑफ द किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको किचन, क्योंकि यहाँ पर किचन क्या है, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स का खाना यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है, ठीक है। उसके बाद लीव्स का क्या रोल है भाई, यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आएगी, ठीक है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। उसके बाद फ्लावर्स का क्या रोल है भाई, फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। इसमें भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स को हम बोलते हैं सेपल्स, पेटल्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे स्टैमन, कार्पल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी प्लांट का, फ्लावर जो, क्योंकि रिप्रोडक्शन करवाने में मदद करता है, और रिप्रोडक्शन होगी तभी फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, तभी सीड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये सारा फ्रूट क्या है, फ्रूट जो है वो
अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, ठीक है। सीड के डिस्पर्सल यानी कि सीड को ट्रांसपोर्ट करवाने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है फ्रूट, ठीक है। उसके बाद सीड्स का क्या रोल है, सीड जो वो जर्मिनेशन में मदद करते हैं, इन्हीं से ही एक नया प्लांट जो है वो अराइज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में टॉपिक को कंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 206 जिसका नाम है एक्शन रिसर्च। इसमें सेमिनार का टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड ट्रेडिशनल रिसर्च, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये इनके बारे में लिखा है कि एक्शन रिसर्च जो वो कर्ट लेविन जो हैं, इन्होंने एक्शन रिसर्च टर्म जो है वो सबसे पहले इन्होंने दी थी, ठीक है। उसके बाद स्टीफन एम कॉरे इज़ द ओरिजिनेटर, कौन है इस टर्म के एक्शन रिसर्च के इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उनका नाम है स्टीफन एम कॉरे, ये ओरिजिनेटर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है, इन एजुकेशन इज द रिसर्च अंडरटेकन बाय द प्रैक्टिशनर टू फाइंड आउट व्हाट एक्शन कैन बी टेकन टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम और टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस। कि एक्शन रिसर्च की अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें, अभी ऑब्वियसली हम ये सब्जेक्ट जो है वो इन कॉन्टेक्स्ट टू एजुकेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्शन रिसर्च की एजुकेशन फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो कि प्रैक्टिशनर के द्वारा, प्रैक्टिशनर कौन है, लाइक वो हमारा टीचर हो सकता है, हमारा प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है, हमारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोई स्कूल का इंस्पेक्टर हो सकता है, ठीक है। उनके द्वारा जो रिसर्च करी जा रही है कि क्या हम एक्शन लें, कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं, इस रिसर्च को हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ करे जाते हैं एक्शन रिसर्च में। लाइक सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन उसको एनालाइज किया जाएगा प्रॉपरली प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर उसके लिए रिसर्च डेवलप करवाई जाएगी, ठीक है। फिर देन उसके लिए, उसके बाद उस प्लान को जब रिसर्च कर ली, कोई हाइपोथेसिस वगैरह निकाल दी, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देन डाटा को एनालाइज किया जाएगा, फिर एक एक्शन प्लान डेवलप किया जाता है, देन शेयर करना उसके रिजल्ट्स को, और देन उसको रिफ्लेक्ट कर देना हर डायरेक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस लिखा है आगे एक्शन रिसर्च और ट्रेडिशनल रिसर्च के बीच में, जो कि सेमिनार का टॉपिक है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से या तो बीच में ऐसे लाइन करके और इस तरह से आप भी डिफरेंस लिख सकते हैं। एट लास्ट टॉपिक को कंक्लूड कर दिया एक्शन रिसर्च के बारे में 2 से 4 लाइंस लिख के। लास्ट है कोर्स कोड 207 दैट इज़ योगा एजुकेशन। ये अभी न्यू ही कोर्स ऐड हुआ है, ठीक है, योगा एजुकेशन। और इसमें मेरा सेमिनार का टॉपिक रहा कॉन्सेप्ट ऑफ योगा एंड योगा एजुकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने योगा वर्ड के बारे में लिखा है कि योगा वर्ड जो वो संस्कृत वर्ड युज से डिराइव किया गया, जिसका मतलब है यूनाइट करना, ज्वाइन करना, ठीक है। उसके बाद योगा के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है, ठीक है, कि योगा रेफर्स टू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अब योगा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेडिटेशन हम करते हैं यानी कि ध्यान लगाना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, आसन्स यानी कि फिजिकल पॉस्चर्स परफॉर्म करना, और इसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि आसन्स वगैरह और प्राणायाम वगैरह, ठीक है, मेडिटेशन, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो योगा के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा है कि योगा जो है वो एक मतलब यूनाइट करने में मदद करता है इंडिविजुअल स्पिरिट को गॉड के स्पिरिट के साथ, ठीक है। अब पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंगली योगा को क्या बोला जाता है, योगास चित्त वृत्ति निरोधा। योगास का मतलब हो गया टू यूनाइट, चित्त का मतलब हो गया कॉन्शियसनेस, वृत्ति का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, निरोधा का मतलब होता है क्वाइटिंग ऑफ। यानी कि योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमारे माइंड में फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने में मदद करता है और हमें मेंटली पीस प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने या अलग अलग महर्षिज ने दी हुई हैं, उनके बारे में लिखा है। उसके बाद है योगा एजुकेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट योगा का और योगा एजुकेशन का, ठीक है। तो एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ योगा के बारे में एजुकेट करना, उसको हम बोलेंगे योगा एजुकेशन, ठीक है ना। अब योगा एजुकेशन जो है रेफर्स टू इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट योगा, योगा के बारे में नॉलेज देना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे योगा एजुकेशन। अब इसकी योगा एजुकेशन लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इसको सब्जेक्ट में लाया गया है,
क्यों इसको हमारी बीएड में या कभी भी क्यों इसको एज अ सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को हम प्रमोट करें, उनको गाइड कर सकें, ठीक है, ताकि उनकी गुड हेल्थ हो, ठीक है, वो मेंटली भी वो स्टेबल रहें, ठीक है, इमोशनली वो स्टेबल रहें, मॉरल वैल्यूज़ उनकी इंक्रीज़ हो, ठीक है, कॉन्शियसनेस का लेवल उनके अंदर इंक्रीज़ हो, ठीक है। इसलिए योगा एजुकेशन की जो है वो लाया जाता है, यानी कि ये उसके एम्स हैं। अब योगा का मेन एम क्या है? माइंड को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल करना। नेक्स्ट है कि योगा के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं, लाइक मेडिटेशन, जिसको मैंने आपको बोला कि ध्यान लगाना, ठीक है, फिजिकल पॉस्चर्स, ठीक है, जो हमारे आसन्स वगैरह हम परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ योगा, ठीक है, बॉडी कंट्रोल, पूरी बॉडी के ऊपर एक कंट्रोल रखना सीखना, नियंत्रण पाना, ठीक है, माइंड को कंट्रोल करना सीखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें योगा से आती हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट टॉपिक को मैंने कंक्लूड कर दिया है कि योगा एक मेडिसिन है हर प्रॉब्लम के लिए, हर बीमारी का इलाज है योगा, ठीक है। और इट नॉट ओनली हेल्प्स टू इम्प्रूव फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग इनर पीस एंड रिलैक्सेस माइंड। ना ही हमें फिजिकली फिट रखने में मदद करता है, बट मेंटली भी ये हमें फिट रखता है, हमारे माइंड को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। Yoga education helps in self-discipline, self-control, leading to immense amount of awareness and concentration. योगा एजुकेशन जो है वो हमें सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल कराना सिखाएगी, ठीक है, जिसके कारण हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है। इसलिए योगा एजुकेशन को सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो इसी के साथ सारे के सारे सेमिनार टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।